कुछ दिन पहले 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो मंजर था उसको देख करके हर किसी का खून खौला होगा। पूरा देश एक सुर में नाराज था, एक सुर में, चाहे वो आदमी किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा से जुड़ा हो, सबके सब नाराज थे। और सोचिए, ये बच्चे कोई और नहीं थे, ये हमारे ही आपके बच्चे थे। और ये बच्चे अपना बेहतर करियर बनाना चाहते थे और ये घर से निकले थे तो जायज मांग रखने के लिए निकले थे। लेकिन हमारे पुलिस ने, सिस्टम ने उनको इतना पीटा, इतना सड़कों पर बेहोश कर दिया और सामने पुलिस लाठियां बरसा रही थी, बिना हाथ का लाठी। मतलब ऐसे मार रही थी जैसे सामने वाला कोई दुर्दांत अपराधी हो, डकैत हो, माफिया खड़ा हो। और माफिया से याद आया कि ये बच्चे तो भैया माफिया को खत्म करने की मांग लेकर के ही एक महीने से अधिक से जंतर मंतर पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। और अब सवाल ये है कि क्या अपने ही देश के बच्चों पर यह बर्ता जायज है? अपने ही देश के बच्चों को सरकार द्वारा, और हमारा सिस्टम ऐसा बेरहम कैसे हो गया भैया कि उसमें अंग्रेजी शासन की यादें ताजा कर दी भाई। ये जो उस दिन जिस लोगों ने, अभी भी जिन लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे ना, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो नहीं दिखाते, लेकिन इंस्टा पर, फेसबुक पर दिख रहा था, आपको लग गया होगा कि जैसे अंग्रेजों ने मारा था ना कल, वैसे उस दिन वैसे ही मंजर था। ऐसी पिटाई कोई माँ बाप अगर देखेगा तो सरकार और सिस्टम को तो कोसेगा ही ना, भला बुरा बोलेगा ही। और सरकार को ये बात 4 महीने से क्यों नहीं समझ में आ रही थी? मई से ये बच्चे पेपर लीक रोकने की मांग कर रहे थे, बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। सरकार की चुप्पी, खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 14 साल में पहली बार इतनी बड़ी भीड़ एक साथ हमने देखा है। और जंतर मंतर के से लेकर जब विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचे, ऐसा ही नजारा साल 2012 में निर्भया कांड के वक्त में था। मतलब उस समय भी देश में, यूथ में इतनी ही गहरी नाराजगी थी सरकार से और हमारे सिस्टम से। और कल भी उसी तरीके का गुस्सा हुआ था, 3 दिन पहले भी उसी तरीके का गुस्सा उठ रहा था। बड़े बैरिकेडिंग टूटे और फिर टकराव शुरू हो गया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया भाई, और फिर ऐसी तस्वीरें आई सामने जिसे हर कोई देख करके सहम जाएगा। स्टूडेंट्स खड़े हैं और पुलिस उन पर टूट पड़ी है, लाठियां बरसाई है, बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं, फिर उठ करके खड़े होकर के सड़कों पर प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं, फिर पुलिस फिर मारती है। लड़कियों तक को नहीं छोड़ा भाई, और इस कदर मारा गया है। ये लोग कितना भी मना कर ले, ऐसा नहीं किया गया, लेकिन इंस्टा पर वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी ये छात्र झुके नहीं, प्रोटेस्ट करते रहे। और अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इस झड़प में 90 से 100 पुलिसकर्मी, 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं सीजीपी का दावा है कि 100 से दावा जब प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती हैं, 1000 से ज्यादा युवाओं को चोट आई है। और उसके अगले ही दिन सुबह 9 से 4 बजे तक नई दिल्ली इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया था ताकि लोग फुटेज अपलोड न कर पाए। मतलब देख पा रहे हो कैसा खेल किया गया वहां पे। एक तो मारो और उस मारने की खबर दुनिया तक ना पहुंचने दो। और अब यहां एक बात आपको साफ कर दूं कि मैं यहां किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, ना कांग्रेस के साथ हूं, ना सीजेपी के साथ हूं, ना बीजेपी के साथ हूं। क्योंकि सच ये है कि कांग्रेस भी कोई दूध की धूली नहीं है। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट सुने होंगे ना कि मुख्यमंत्री गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, मैं उनको भी बोलता हूं। 2011 में जब काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था, तब भी दिल्ली पुलिस इसी तरीके से भीड़ पर कहर बन के टूटी थी। तब कांग्रेस का राज था। और उस कार्रवाई से बचने के लिए बाबा रामदेव जैसे शख्सियत को सलवार को दुपट्टा पहनकर महिलाओं के भेष में भागना पड़ा था और सारे प्रदर्शनकारियों को इसी तरीके से पीट करके भगाया था। तो दूध के धूले तो ये भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। मतलब आज जो बीजेपी कर रही है वो पहले कांग्रेस कर चुकी है और अच्छे से कर चुकी है। और अगर कल कोई और पार्टी सरकार में आती है तो हो सकता है वो भी इसी चीज को दोहराएगी। यानी ये बात समझिएगा, सरकार अब शांति से समाधान नहीं निकाल रही है। असली समाधान यह है कि एक ऐसा कानून आए जो हर सरकार को मानना पड़े कि प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनी जाए, उनका मुद्दा हल किया जाए। लाठीचार्ज, आंसू गैस से हमले, ये सबसे पहला हथियार नहीं होना चाहिए, ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। और अब जरा सोचिए कि जो बच्चे सड़क पर थे वो किसी एक पार्टी के नहीं थे, वो हमारे आपके बच्चे थे। और जो पुलिस वाले लाठी चला रहे थे
वो भी किसी के बच्चे या किसी बच्चे के पिता होंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है, जब भर्तियों में गड़बड़ी होती है, तो ये कोई नहीं देखता कि सरकारी अफसर का बेटा है, इसे बख्श दो। क्योंकि जब सिस्टम में इंक लग जाती है ना, तो आग सबके घर में बराबर जाती है। यहाँ किसी एक का मकान नहीं जल रहा होता है, पूरे मोहल्ले के घर झुलसे होते हैं। हालांकि उस दिन बवाल के बीच में पहली बार सरकार ने सीजेपी से बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और सीजेपी के एलिगेशन के बीच लगभग 10 मिनट की मुलाकात हुई। संगठन ने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग ये रखी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा करिए, और दूसरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और तीसरी आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दें। और कल भले ये छात्र संसद के गेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन संसद के अंदर बवाल का असर दिखने को मिल रहा है। क्योंकि संसद के मानसून सत्र में पहले ही दिन जमकर संसद के अंदर हंगामा हुआ है। और आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली पेपर लीक पर बयान दिया है। पहली बार, बहुत बड़ी बात है। देश पर एहसान किया है प्रधानमंत्री जी ने, पहली बार इतने महीने बाद मुंह खोला है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर पाप है और दोषियों को कड़ी सजा मिले। 13 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, और इसके साथ देश के कई राज्यों में भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, बंगाल, गुजरात, यूपी, केरल, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम तक इसकी प्रदर्शन की गूंज उठी है। और अब असली बात, जहां ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 50, 100 या 500 बच्चों की समस्या नहीं है, ये लाखों बच्चों के भविष्य की बात है। और ये बच्चे अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरे थे। ऐसे में सरकार को या कोई भी सिस्टम को सबकी इनकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि जब जिस ओर जवानी चलती है ना, उसी ओर जमाना चलता है। याद करिए 2014 का चुनाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में यूथ की नाराजगी ने उस वक्त यूपीए सरकार को हिला दिया था। यानी जो सरकार बनाती है ना, वही मिटाते भी हैं। और ये बात जितनी जल्दी सरकार को समझ में आ जाए, वो अच्छा होगा। सरकार के लिए भी और यूथ के फ्यूचर के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होगा। और अब आखिर में ये बात समझिएगा जरा कि इस पूरी घटना से हमको क्या समझ में आना चाहिए, कि कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, सवाल उठाना गुनाह नहीं है। जब कोई यूथ अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है, तो देश के खिलाफ नहीं, देश के लिए बोल रहा होता है। जो लोग देश के खिलाफ इसका नाम देते हैं, वो लोग असल में देश के खिलाफ है। दूसरी बात, आपके पास पावर है तो ताकत का इस्तेमाल आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बातचीत से जो मुद्दे सुलझ सकते हैं, उनके लिए लाठी और आंसू गैस का सहारा लेना समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या को और ज्यादा क्रिटिकल करना होता है। और इसी को फिर तानाशाही का नाम दिया जाता है। और तीसरी बात, सत्ता में बैठा कोई भी दल हो, आलोचना से ऊपर नहीं होता। मतलब सबकी आलोचना होती है मेरे भाई, सबके कामों की समीक्षा भी होती है। क्योंकि जनता है, ये सब देखती है। और आज जो विपक्ष में है, कल वो सरकार में भी आ सकता है, और वो भी तानाशाह बन सकता है। अगर हम जवाबदेही की मांग करना बंद कर देंगे, तो ये चालू रहेगा, तानाशाही सरकार का बंद नहीं होगा। और चौथी बात, सिस्टम में बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि मजबूत कानून से आएगा। वो कानून जो हर व्यक्ति को जवाबदेह बनाएगा, वही असली टिकाऊ समाधान होगा। और पांचवी बात जो सबसे जरूरी है, जब सिस्टम में जंग लग जाती है ना, तो नुकसान किसी एक का नहीं होता। आज पेपर लीक हो रहा है, कल कुछ और होगा। और जब तक हम सब मिलकर ये जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। और आखिर में आपको ये बताऊं कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। ये आवाज उस सच की है जो हर सरकार को सुननी चाहिए, कि जनता, खासकर जब यूथ की बात आए, यंगस्टर्स की, जब वो सड़क पर उतरे, तो जवाब लाठी से नहीं दिया जाता है, बातचीत से दिया जाता है। क्योंकि आपसे अधिक दम युवा में है। और आपको क्या लगता है, आपको पूरे इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये आवाज़ सरकार तक जरूर उठे। राधे राधे।